अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी लास्ट वीडियो में बात हो रही थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हवाले से। वो हमने स्टार्ट किया था और हमने ये बात की थी कि टैक्सेस को क्यों इम्पोज किया जाता है। फिर हमारी बात हुई थी कि टैक्स क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ सरसरी तौर पर स्टेट ऑफ पिलर्स के हवाले से जो है वो डिस्कशन की थी। आज अपनी ही उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे जहां पर मैंने आके बात को रोका था, जब हमने 18th अमेंडमेंट के हवाले से बात करते हुए ऑर्डिनेंस की लाइफ पर बात की। और ऑर्डिनेंस की लाइफ पर बात करने के बाद हमने एक क्वेश्चन वहां पर जो है एक क्वेश्चन पर आकर हम रुके थे और हमने कहा था कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को फिर अब तक ऑर्डिनेंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन, जो व्यूअर्स मेरे इस चैनल पर न्यू हैं और पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप कोई वीडियो मिस ना करें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे सबसे पहले तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्स पर, ठीक है। और फिर हम उसको एंड करेंगे लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था उस पर ला करके। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन सब कॉन्टिनेंट बाय सर जेम्स विल्सन इन 1860। 1860 में सर जेम्स विल्सन ने जो है वो इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था सब कॉन्टिनेंट इंडो पाक में। अब मामलात क्या थे कि 1857 की जो जंग आज़ादी थी, फ्रीडम वॉर जो थी, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो गया था जंग लड़ने के दौरान ब्रिटिश का। अब उस नुकसान को रिकवर करना था और स्टेट को चलाना था, क्योंकि स्टेट का काफ़ी जो है वो ख़जाना सब कॉन्टिनेंट की जो स्टेट थी, ठीक है, जो इस उस वक्त ब्रिटिशर्स के जो है वो ऑलमोस्ट कंट्रोल में जा चुकी थी। और 1857 के बाद तो उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल ले लिया था, ठीक है। खजाना भी खाली हो गया था। अब क्या करना है कि स्टेट के अफेयर्स को चलाना है, स्टेट के मामलात को चलाना है, ठीक है ना। और उसके लिए जो है वो उन्हें खजाना वापस भरना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैक्स लगाना शुरू किए। उसमें से जो है वो एक टैक्स इनकम टैक्स भी था। ये बेसिकली स्टार्टिंग में लैंड, ज़मीन से जो है वो हासिल की जाने वाली इनकम पर लगा था शुरू में। यानी हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम पर ये लगा था। उससे पहले लैंड के हवाले से कुछ टैक्सेशन का सिस्टम पहले से भी मौजूद था, लिया जाता था ब्रिटिशर्स की तरफ से, ठीक है। तो सर जेम्स विल्सन ने 1860 में बाकायदा इनकम टैक्स जो है वो इम्पोज किया। इनिशियली इंटेंडेड टू बी अ टेम्पररी टैक्स फॉर 1 ईयर। शुरू में जो है वो ये माइंड बनाया गया था या ये सोचा गया था कि इसको 1 साल के लिए लगाया जाएगा, ताकि इस साल जो है वो हम अपनी जो भी लॉसेस हैं उनको रिकवर कर सकें और अगले साल तक हम अपने आप को स्टेबलाइज कर दें। लेकिन उसके बाद हुआ ये, बट बिकेम अ परमानेंट लॉ। लेकिन वो 1 साल के लिए नहीं लगा, वो फिर कंटिन्यू ही रहा। और फिर टैक्सेशन को, यानी कि इनकम टैक्स को और टैक्सेशन सिस्टम को मज़ीद इम्प्रूव करके उसमें मज़ीद चीज़ों को ऐड किया जाता रहा वक्तन फ़वक्तन, ठीक है। अच्छा, हमारी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्स में हम बहुत ज़्यादा अभी डिटेल में जाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके पास इंटरव्यूअर के सामने जो है, पैनल के सामने जो है, आपके पास टोटल 10 से 12 मिनट होंगे। 10 से 12 मिनट में उन्होंने भी क्वेश्चंस करने हैं, 10 से 12 मिनट के अंदर ही आपने भी आंसर्स करने हैं। तो अगर आप पूरी की पूरी जो है वो हिस्ट्री लेकर के बैठ जाएंगे, आप राइटर बन जाएंगे, या आप जो है वो किसी लिखी हुई किताब को सुनाने वाला, ठीक है ना, स्पीकर जो है अगर बन जाएंगे और लंबी बहस शुरू कर देंगे, तो ये हमें नहीं करनी है। हमें टू दी पॉइंट बात करना होता है इंटरव्यू में, और फिलहाल हम उसी के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। तो एक हमारे पास जो है सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट जो बाकायदा एक्ट की सूरत में हमारे पास था, वो 1886 में आया। उसके बाद देखिएगा 1819 में इनकम टैक्स एक्ट को मजीद अमेंड करके और इम्प्रूव करके पेश किया गया। फिर 1922 में है, 1922 में जो है वो इनकम टैक्स एक्ट को और मजीद जो है वो अमेंड करके और मजीद इम्प्रूव करके जो है वो लाया गया। आफ्टर दैट 1947 के बाद पार्टीशन हो गई, ब्रिटिशर्स चले गए और
1947 में जो है वो पाकिस्तान एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। तो 1947 में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के बाद 1922 का ही इनकम टैक्स एक्ट चलाया जाता रहा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ मामला चेंज होते चले गए, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आना शुरू हुई। ठीक है, जैसे जैसे एरा जो था, जैसे जैसे दौर मॉडर्न होता गया, जैसे जैसे इनकम के सोर्सेज बढ़े, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटीज भी आना शुरू हुई। तो फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब देखें यहाँ वर्ड आ रहा है ऑर्डिनेंस। ठीक है, 1979 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद 2001 में एक और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 जो है वो रिपील्ड हो गया। ठीक है, रिपील्ड ऑर्डिनेंस, ये अब रिपील्ड ऑर्डिनेंस भी कहलाता है। रिपील्ड ऑर्डिनेंस यानी एक ऐसा ऑर्डिनेंस जो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक और फिर इससे आगे अगर हम बात करें, तो हमने कहा था कि 18th अमेंडमेंट से पहले गवर्नमेंट जितनी मर्तबा चाहे ऑर्डिनेंस को एक्सटेंशन दे सकती है, और 120 डेज के हिसाब से ऑर्डिनेंस को एक्सटेंशन मिल सकती है। तो इस तरह इस ऑर्डिनेंस को भी एक्सटेंशन मिलती रही। और जब ये ऑर्डिनेंस आया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो फिर ये अब तक कैसे चल रहा है, फिर 18th अमेंडमेंट भी आ गई 2010 में। अब अगर ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही चल रहा होता 2001 के बाद भी, जैसा 1979 से चल रहा था, तो प्रॉब्लम ये था कि 2010 के बाद तो इसको ऑटोमेटिकली खत्म हो जाना चाहिए था, मगर ऑटोमेटिकली वो खत्म तो हुआ नहीं। ये तो अब तक चल रहे हैं हम, और हम पढ़ भी यही रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हमने स्टार्ट किया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक, तो हम तो पढ़ भी इसी को रहे हैं। अब जब हम पढ़ इसी को रहे हैं, तो मतलब कि ये तो अभी भी मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, खत्म नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हुआ होगा? ठीक है, व्हाट इज ऑर्डिनेंस? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि ऑर्डिनेंस आखिर होता क्या है। 1979 से ये टर्म हमारे सामने आई, और उसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में भी ये टर्म मौजूद है। तो व्हाट इज ऑर्डिनेंस? It is a law which is promulgated by the president when the assembly is not in session or does not exist. ठीक है, ये एक किस्म का लॉ होता है जिससे प्रेसिडेंट जो है वो प्रमिलगेट करता है। ये देखें, ये टर्मिनोलॉजीज होती हैं बेसिकली लॉ की, यानी इससे प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूव करके, पास करके जो है वो क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे जो है वो उसका रास्ता हमवार कर देता है, अप्रूव करके, पास करके। ठीक है, ऑर्डिनेंस को। लेकिन प्रेसिडेंट ये ऑर्डिनेंस, कोई भी ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट कब इशू करेगा, इशू तो नहीं कह सकते हम, ठीक है, हम ये कहेंगे कि कब पास करेगा, ठीक है, या कब अप्रूव करेगा। तो जब असेंबली, नेशनल असेंबली, ठीक है, या तो सेशन में ना हो, या तो सेशन में ना हो, या फिर एग्जिस्ट ही ना करती हो। क्या 2001 में नेशनल असेंबली थी? आगे बात करेंगे। ठीक है, तो एग्जिस्ट ही ना करती हो, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अगर नेशनल असेंबली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इट मींस कि आपके पास जो है वो कुछ मार्शल लॉ की जो है वो सिचुएशन होगी स्टेट में, किसी भी स्टेट में। तो नेशनल असेंबली उसी सूरत में हो सकता है कि एग्जिस्ट ना कर रही हो, ठीक है, मौजूद ही ना हो सिरे से। एंड देयर इज एन एमरजेंसी और अर्जेंसी अटैच टू इट। और फिर ऑर्डिनेंस पास भी प्रेसिडेंट तब करेगा कि जब किसी इशू से रिलेटेड, जब किसी मामले से रिलेटेड इमरजेंसी हो और अर्जेंसी हो। ठीक है, इमरजेंसी का मामला हो या अर्जेंसी का मामला हो, नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है या नेशनल असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रोम्युलगेट करता है ऑर्डिनेंस को। लास्ट वीडियो में हमारी ये बात हो चुकी है कि ऑर्डिनेंस की जो लाइफ है वो 120 डेज होती है, 120 दिन होती है, और मजीद एक मरतबा और उसको एक्सटेंशन मिल सकती है बाय द अप्रूवल ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, 120 दिन की और 240 दिन के बाद ऑर्डिनेंस जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, रिपील्ड हो जाता है।
नाउ हाउ ऑर्डिनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम एन एक्ट। एक ऑर्डिनेंस में और एक एक्ट में क्या फर्क है, तो आइए जरा इसको देखते हैं। एक्ट इज अ परमानेंट लॉ। एक्ट जो है ये क्या होता है, ये परमानेंट लॉ होता है। जैसे हमारे पास सेल्स टैक्स एक्ट मौजूद है 1990, जैसे हमारे पास फेडरल एक्साइज एक्ट मौजूद है 2005, ठीक है, जैसे हमारे पास AMLA, ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मौजूद है। तो ये एक्ट क्या होता है, ये एक परमानेंट लॉ होता है। वेयर एज ऑर्डिनेंस इज अ टेम्पररी लॉ, ठीक है, जबकि ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये एक टेम्पररी लॉ होता है। वक्ती तौर पर इमरजेंसी या अर्जेंसी की सूरत में इसे प्रोमिलगेट किया गया होता है और एक खास टाइम पीरियड के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ऑर्डिनेंस इज प्रोमिलगेटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर 120 डेज। ये बात मैंने अभी आपको बताई कि प्रेसिडेंट प्रोमिलगेट करता है इसको 120 दिन के लिए, एंड कैन बी एक्सटेंडेड बाय नेशनल असेंबली फॉर अनदर 120 डेज। क्लियर है यहां तक। अब आइए जरा हम बात करते हैं किस पर, इफ ऑर्डिनेंस कैन लास्ट फॉर ओनली 120 डेज। अगर एक ऑर्डिनेंस 120 दिन के लिए ही जिंदा रहता है और मजीद अगर एक्सटेंशन मिल गई तो 120 दिन और मिल जाएंगे, 240 दिन की लाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो फिर देन हाउ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंटिन्यूज टू दिस डेट। तो आज तक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है वो कैसे चल रहा है। तो जब हम इस पर बात करते हैं, एग्जामिनर ये पूछ सकता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से, जब वो सवालात पूछेगा, आपका जो इंटरव्यूअर है, जो पैनल है, तो वो ऑर्डिनेंस के हवाले से भी पूछेगा, एक्ट और ऑर्डिनेंस के दरमियान फर्क भी पूछ सकता है क्या होता है, और ये सवाल भी पूछ सकता है कि फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ऑर्डिनेंस क्यों कह रहे हैं हम, वो एक्ट क्यों नहीं है। देखें, असल में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इस वक्त एक एक्ट ही है, लेकिन उसके नाम में ऑर्डिनेंस मौजूद है। क्यों मौजूद है, देखिएगा। जिस वक्त इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस प्रोमिलगेट किया गया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 प्रोमिलगेट किया गया था बाय प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ, ठीक है। तो हुआ ये था बेसिकली कि 1999 में, ठीक है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उसे ओवरटेक कर लिया गया था, और ओवरटेक करने के बाद जो है वो किसकी, यानी कि किसका सेटअप जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया था, परवेज मुशर्रफ, ठीक है ना, जनरल परवेज मुशर्रफ का जो सेटअप था वो पाकिस्तान में आ गया, उनकी गवर्नमेंट शुरू हो गई। अब उसके बाद जो जितने भी लॉ आए, यानी कब से कब तक, 1999 से लेकर के 2001 तक जितने भी लॉ बनाए गए इन फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, उन लॉज को एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके परमानेंट कर दिया गया था, ठीक है। बार बार लॉ लाया जाता था, सर इसके 120 दिन पूरे हो गए हैं, इसको जो है वो एक्सटेंशन दे दें, वो साइन कर रहे हैं, एक और फाइल आ गई, साइन कर रहे हैं, एक और फाइल आ गई, साइन कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि जब ये लॉज हमें मुसलसल बार बार एक्सटेंड करने ही है और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है वो मजीद अमेंड होकर मजीद जो है वो इम्प्रूव्ड फॉर्म में जब आया, जो है इसको जब पेश किया गया था, प्रोमिलगेट किया गया था, पूरे मुल्क में जो है वो इसको क्या कर दिया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। तो फिर इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में क्या की जाए, अमेंडमेंट की जाए। वो अमेंडमेंट कहलाती है वैलिडेशन ऑफ लॉ के नाम से, ठीक है। वैलिडेशन ऑफ लॉ के नाम से ये अमेंडमेंट जो है वो की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें ये कहा गया कि 1999 से लेकर के 2001 तक के जितने भी लॉ पास हुए इस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, वो आज से वैलिडेट यानी कि परमानेंट तस्वर होंगे। तो इस तरीके से क्या किया गया था, 2001 में परवेज मुशर्रफ इरा में जो है वो वैलिडेशन ऑफ लॉ का एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में, और 1999 से लेकर 2001 तक के जितने भी लॉ पास किए गए थे उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी शामिल था। इनको वैलिडेट कर दिया गया था, यानी इनको परमानेंट कर दिया गया था। परमानेंट से मुराद के अब इनको मजीद बार बार 120 दिन की जो है वो एक्सटेंशन के लिए, साइन के लिए लाने की ज़रूरत नहीं है।
इनको कॉन्स्टिट्यूशन में, इनको आइन में वैलिडेट कर दिया गया है, परमानेंट कर दिया गया है, परमानेंट करार दिया गया है। इस तरीके से जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 था, ये एक परमानेंट लॉ बन गया। और जब कोई परमानेंट लॉ होता है तो आपने पढ़ा कि परमानेंट लॉ को हम क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं। एग्जैक्टली तो परमानेंट लॉ बन गया जब ये, तो हम अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को ये भी कह सकते हैं कि ये एक एक्ट ही है, ठीक है, क्योंकि ये एक परमानेंट लॉ है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है, लेकिन नाम चूंकि इसका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 था, तो नाम को वैसे का वैसे रहने दिया गया। आई होप कि आपको बात मेरी समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मजीद इससे आगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बेसिक मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।